तो दोस्तों आज मैं 2024 में रिलीज हुई मूवी कल्कि को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें महाभारत के समय का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम अश्वत्थामा को देखते हैं और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को बुलाता है और उससे बोलता है कि जाओ और पांडवों के पूरे कुल को मार दो। और दूसरी तरफ हमें देखने को ये मिलता है कि जो अभिमन्यु की बीवी रहती है, ब्रह्मास्त्र जाकर उसकी कोख में जाकर लग जाता है, जिसके कारण अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और सीधे अश्वत्थामा के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने जो काम किया है मैं तुम्हें उसके लिए सजा जरूर मिलेगी। इसके बदले में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं कि तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी और तुम हमेशा मृत्यु को तड़पोगे। जिस पर अश्वत्थामा श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगता है, मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस श्राप को तो भुगतना ही पड़ेगा और तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी, मगर कलयुग में जब मैं जन्म लूंगा तो वहां तुम्हारी जरूरत मुझे पड़ने वाली है और मैं जिस माँ के पेट से जन्म लूंगा तुम्हें उस माँ की भी रक्षा करनी होगी और यही तुम्हारा श्राप है। इतना कहकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे में जो मणि लगी रहती है उसे निकाल देते हैं। अब इसके बाद हमें 6000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग एक गाड़ी से काशी शहर में जा रहे होते हैं और उस गाड़ी में बहुत सारे लोग हैं और उसमें 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का है और एक दूसरी लड़की है। मगर जब आदमी उस लड़की से पूछता है तुम लड़का हो या फिर लड़की, तो वो बताता है कि मैं तो लड़का हूँ और वो अपनी लड़की होने की बात लोगों से छुपाता है। अब थोड़ी देर बाद ये लोग काशी पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है और यहाँ के लोग हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पीने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ के लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और इन सभी का कारण है यहाँ का सुप्रीम लीडर, जिसका नाम है यस्किन, जिसने काशी शहर का पूरा खाना और पानी अपनी दुनिया में रख लिया है, जिससे काशी के लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। और यस्किन अपने लोगों के साथ उस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर रहता है और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसके लिए यहाँ के लोगों को मिलियन यूनिट्स कमाने पड़ते हैं और ये यूनिट्स कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जैसे ये लोग काशी शहर के अंदर इंटर करते हैं तो यहाँ पर यस्किन के लोग आ जाते हैं और वो लोग गाड़ी को घेर लेते हैं और सभी लोगों को चेक करने लगते हैं, क्योंकि यस्किन के लोगों को फर्टाइल लड़कियों की जरूरत रहती है। तो वो यहाँ से एक एक लड़कियों को चेक करते हैं कि कौन कौन सी लड़की फर्टाइल है और कौन कौन सी नहीं। अगर कोई फर्टाइल लड़की मिल जाए तो वो इसे यस्किन को दे देते हैं, जिससे यस्किन के लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। तभी वहां पर एक छोटा बच्चा यस्किन के एक आदमी से बोलता है कि अगर भैया मैं आपको एक लड़की लाकर दूंगा तो आप मुझे कितने यूनिट्स पॉइंट्स दोगे। जैसे ही वो लड़की की ओर इशारा करता है, लड़की वहां से गायब हो जाती है और वहां से भाग जाती है और यस्किन के लोग उसे ब्लैक लिस्ट पर डाल देते हैं और उस पर बाउंटी रख देते हैं, यानी कि अगर जो भी उस लड़की को ढूंढ कर लाएगा उसे यूनिट्स पॉइंट मिलेंगे। तभी गाड़ी में जो आदमी था उस लड़की को भगाकर कहीं ले जाता है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम है रूमी, जो कि संबाले से आया है और वो यहाँ पर एक वॉच की हेल्प से मरियम नाम की एक औरत से बात कर रहा है, जो कि संबाला में रहती है। तभी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि रूमी के पास एक मणि है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी माँ की कोख से अगर भगवान जन्म लेने वाले हैं तो वो मणि चमकने लगेगी। तभी रूमी उस मणि को एक प्रेग्नेंट औरत की कोख के पास लेकर जाता है, मगर मणि नहीं चमकती और तभी वहां पर यस्किन के लोग आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं और रूमी के हाथ से वो मणि नीचे गिर जाती है और यस्किन के लोग रूमी और उस प्रेग्नेंट औरत को पकड़कर कॉम्प्लेक्स के पास लेकर जाते हैं और वो जो छोटी बच्ची रहती है उस मणि को पकड़कर वहां से भाग जाती है। अब यस्किन के लोग रूमी और वो प्रेग्नेंट औरत को कॉम्प्लेक्स के सामने लेकर जाते हैं और तभी वहां पर कॉम्प्लेक्स का गेट खुलता है और तभी उस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के अंदर से वहां का एक कमांडर निकलता है, जिसका नाम रहता है मानस। और कमांडर मानस रूमी से बोलता है कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि शंबाला कहाँ पर है तो मैं इस प्रेग्नेंट औरत को छोड़ दूंगा, अगर नहीं बताओगे तो मैं इसे मार दूंगा। मगर जो प्रेग्नेंट औरत रहती है वो कहती है कि आप शंबाला का पता इन्हें मत बताइएगा, भले ही ये मुझे मार दे। और थोड़ी देर बाद कमांडर मानस उस प्रेग्नेंट औरत को मार देता है और उससे थोड़ी देर बाद रूमी को भी मार देता है। कमांडर मानस ये ऑर्डर देता है कि काशी में जो भी शंबाला के लोग हैं जो उन्हें पकड़ कर लाएगा उन्हें 5000 यूनिट्स पॉइंट मिलेंगे। अब यस्किन के लोग शंबाला से आए लोगों को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर अपने हीरो भैरवा की एंट्री हो जाती है और भैरवा यस्किन के लोगों से बोलता है कि तुम इस लड़के को छोड़ दो ताकि मुझे 5000 यूनिट्स मिल सके। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि भैरवा की जो गाड़ी है उसे भुज्जी नाम की एआई ऑपरेट करती है। यस्किन के लोग भैरवा की बात नहीं मानते और कहते हैं कि चलो लड़ाई करते हैं और जो भी जीतेगा वो इस आदमी को लेकर जाएगा और उसे 5000 यूनिट्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और भैरवा यस्किन के लोगों को हरा देता है और उस शंबाले से आए हुए व्यक्ति को अपने साथ लेकर चले जाता है।
अब इसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें बहुत सारी महिलाएं देखने को मिलती है जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया है ताकि कॉम्प्लेक्स के लोग उन महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। और वहां पर बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं भी है और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट देकर प्रेग्नेंट करने की कोशिश करते हैं। अब अगले सीन में हमें देखने को ये मिलता है कि कमांडर मानस लैब के एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है और हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि ये लोग फर्टाइल लेडीज के पेट में एक केमिकल इंजेक्ट करते हैं जिससे औरतें प्रेग्नेंट होती है। मगर जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है उनके अंदर का जो बच्चा रहता है वो सिर्फ 20 या 30 दिन तक जिंदा रह पाता है, उसके बाद मर जाता है। मगर उन्हें एक ऐसी महिला की तलाश रहती है जिसके पेट में बच्चा कम से कम 150 डेज पूरा कर चुका हो ताकि उस महिला के पेट से उस बच्चे को मारकर एक सीरम निकाला जा सके और उस सीरम को यस्किन को दिया जा सके। तभी वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को लाया जाता है जिसे प्रेग्नेंट हुए 98 डेज हो चुके हैं। अब उसे एक मशीन में लेटा दिया जाता है और उसके शरीर से उस सीरम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे उस प्रेग्नेंट लेडी की मौत हो जाती है और उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी उस मशीन से नीचे होते हुए एक बेसमेंट में चले जाती है जहां पर उस बॉडी को जलाया जा सके। अब सीरम एक्सट्रैक्ट करने के बाद डॉक्टर कमांडर मानस से कहता है कि मैं भी सुप्रीम से मिलना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए ताकि मैं यस्किन से मिल सकूं। अब कमांडर मानस और वो डॉक्टर काउंसलर बानी के पास जाते हैं और काउंसलर बानी उन दोनों को लेकर यस्किन के पास चला जाता है। जब कमांडर मानस उस सीरम को यस्किन को दे देता है तो यस्किन उस सीरम को जब अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो यस्किन को ये बात पता चल जाती है कि सीरम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि सीरम में किसी ने कुछ जहरीला मिलाया है मुझे मारने के लिए। अब उसे ये भी बात पता चल जाती है कि सीरम के अंदर जिसने केमिकल मिलाया है वो डॉक्टर है, तो वो उस डॉक्टर को डराता है और उसे मार देता है। तो दोस्तों अगले सीन में हमें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर दिखाया जाता है और अभी के लिए मैं दीपिका को सिर्फ दीपिका ही बोलने वाला हूँ क्योंकि उनके कैरेक्टर का नाम अभी हमें पता नहीं चला है। वीडियो के आगे में पता चलेगा तो मैं कह दूंगा, ओके। तो जो दीपिका है वो प्रेग्नेंट है और उसे 150 डेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मगर उसने ये बात सभी से छुपा के रखी हुई है और कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं उन्हें ये बात पता नहीं है क्योंकि जब भी वो लोग दीपिका को चेक करते थे तो वो हमेशा नेगेटिव आती थी और ये बात अब वो अपनी सहेली को बता रही होती है। अब दीपिका अपनी सहेली को बोलती है कि ये बात तुम किसी को मत बताना क्योंकि मैं अपने बच्चे को मरवाना नहीं चाहती। अब अगले सीन में हमें भैरवा देखने को मिलता है जिसने उस शंबाला के आदमी को पकड़ लिया है जिस पर 5000 यूनिट्स की बाउंटी है। अब वो शंबाला का आदमी भैरवा से बोलता है कि तुम तो अभी तक एक भी फाइट नहीं हारे हो और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम हमारी टीम में शामिल क्यों नहीं हो जाते। इस पर भैरवा बोलता है कि मुझे किसी की साइड में शामिल नहीं होना है, मैं सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ता हूँ। तभी भैरवा उस आदमी को बताता है कि वॉर के समय मैं जब छोटा था तो मैं अनाथ हो गया था और तभी मुझे कैप्टन ने बचाया था और कैप्टन ने ही मुझे बड़ा किया है। और भैरवा बताता है कि कॉम्प्लेक्स के लोगों ने जब कैप्टन पर बाउंटी लगा दी थी तो कैप्टन कॉम्प्लेक्स के लोगों से छुपकर रहने लग गया था, मगर एक दिन शराब पीते पीते कैप्टन ने मुझे कुछ यूनिट्स पॉइंट के लिए बेच दिया था, मगर मैंने ही पॉइंट्स के लिए अपने कैप्टन को कॉम्प्लेक्स के लोगों को दे दिया। अभी ये सब बताने के बाद भैरवा उस आदमी को अपने किराए के मकान में लेकर जाता है जहां पर उसकी फीमेल फ्रेंड रॉक्सी आ जाती है जो कि भैरवा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मगर भैरवा को उसकी कोई कदर नहीं थी। और यहाँ पर रॉक्सी भैरवा को बताते कि मेरी जॉब कॉम्प्लेक्स के अंदर लग गई है और भैरवा यहाँ पर रॉक्सी से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मुझे कॉम्प्लेक्स के अंदर थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हो। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि भैरवा का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है एक बार। यहाँ पर भैरवा रॉक्सी से रिक्वेस्ट करता है और रॉक्सी मान जाती है और भैरवा को बोलती है कि कल तुम तैयार रहना, कल मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर लेकर चलूंगी। अब ये बात सुनकर भैरवा एकदम खुश हो जाता है। अब अगले दिन रॉक्सी भैरवा को लेकर कॉम्प्लेक्स के अंदर चली जाती है और भैरवा और रॉक्सी लिफ्ट के थ्रू कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच जाते हैं, मगर भैरवा रॉक्सी को लेकर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक अलग ही दुनिया बनी हुई थी वहां लेकर चले जाता है। और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि काशी में यस्किन के लोगों को खुदाई के दौरान एक बहुत ही पुराना धनुष मिला हुआ है और ये धनुष को देखकर काउंसलर बानी एकदम हैरान हो जाता है। और अगले सीन में हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दीपिका की जो फ्रेंड रहती है वो वहां के एक गार्ड को ये बता देती है कि दीपिका प्रेग्नेंट है और उसे 150 डेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले सीन में हमें उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि काशी शहर में भटक रही है और यस्किन के लोगों से छुप रही है क्योंकि उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और उस पर बाउंटी रख दी गई है। और तभी यस्किन के लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं और बच्ची वहां से भागते भागते एक मंदिर के अंदर घुस जाती है
और तभी बच्ची का पीछा करते करते एक रोबोट उस मंदिर के अंदर भी घुस जाता है। जब लड़की उस रोबोट से बचने के लिए पत्थर के पीछे छुपने जाती है तो वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके पास एक साधारण डंडा है और वो ध्यान वाली मुद्रा में बैठा हुआ है। और ये कोई नहीं बल्कि महाभारत के समय का अश्वत्थामा है जो कि भगवान के पैदा होने का इंतजार कर रहा है और अपने श्राप को भुगत रहा है। तभी वो रोबोट बच्ची को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर अश्वत्थामा खड़े हो जाता है और उस रोबोट को मार देता है और बच्ची को बचा लेता है। तभी बच्ची उठती है और वो अश्वत्थामा को कहते कि जब रोबोट ने आपके ऊपर हमला किया था तो आपको तो कुछ नहीं हुआ। और बच्ची कहती है कि आपके पास तो बहुत सारी सुपर पावर्स है, आप तो काशी शहर को बचा सकते हो। अश्वत्थामा कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो, मुझे तो सिर्फ एक ही इंसान को बचाना है और मुझे उसकी ही तलाश है। अब अगली सिनेमा में दिखाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर डॉक्टरों को ये बात पता चल चुकी है कि दीपिका प्रेग्नेंट है और उसे 150 डेज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और वो लोग दीपिका को उस मशीन के अंदर लेटा रहे हैं ताकि वो उसके अंदर से सीरम को निकाल सकें। अब जैसे ही दीपिका को उस मशीन के अंदर लेटाया जाता है तो अचानक से इलेक्ट्रिसिटी काम करना बंद कर देती है और दूसरी तरफ काउंसलर बानी को जो धनुष मिला था वो अचानक से चमकने लगता है। और वहीं अश्वत्थामा को महाभारत के समय की याद आने लगती है। तभी दीपिका उस मशीन से गिरकर नीचे की ओर जाने लगती है जहां पर बेसमेंट में महिलाओं की बॉडी को जलाया जाता था। अब दीपिका उस बेसमेंट से गिरने ही वाली होती है कि उसकी जो फ्रेंड रहती है वो बेसमेंट में आकर उसकी जान बचा लेती है और वो लड़की दीपिका से कहती है कि मैंने ये जो काम किया है तुम्हें बचाने के लिए किया है और मैं शंबाला की रहने वाली हूँ। अब वो लड़की दीपिका को बचाकर उस टनल के थ्रू कॉम्प्लेक्स से निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर यस्किन के आदमी आ जाते हैं और दीपिका की जो फ्रेंड रहती है वो दीपिका को वहां से जाने बोलती है ताकि वो यस्किन के लोगों से लड़ सके। अब दीपिका टनल के थ्रू बाहर चले जाती है और उसकी सहेली ने बताया था कि जब तुम बाहर जाओगी तो वहां तुम्हें शंबाला के लोग मिलेंगे और वो तुम्हारी मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ अश्वत्थामा को ये संकेत मिल जाता है कि कलयुग में जिस माँ की कोख से भगवान का जन्म होने वाला है वो माँ उसके आजू बाजू ही है। और तभी अश्वत्थामा की नजर उस बच्ची के जेब पर पड़ती है और वहां पर एक चीज चमक रही होती है और वो एक मणि होती है जो कि अश्वत्थामा की ही थी, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत के समय श्राप देते हुए अश्वत्थामा के माथे से निकाल दिया था। अब अश्वत्थामा उस मणि को देखकर ये समझ जाता है और उस मणि को अपने माथे में लगा देता है और अश्वत्थामा दीपिका को ढूंढने निकल जाता है। तभी बच्ची अश्वत्थामा से पूछती है कि आप कौन हो। अश्वत्थामा बताता है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र हूँ अश्वत्थामा। और यहाँ पर बच्ची को पता चल जाता है कि ये वही महाभारत के समय के अश्वत्थामा है।